और दोस्तों स्वागत है आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस सीरीज में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों का क्वेश्चन आज यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर चुके हैं इस पीडीएफ का। और ये पीडीएफ नोट्स, इसमें दो पीडीएफ कंबाइन है। एक तो मिडवाइफरी होंगे, एक ग्लाइकोनोलॉजी, दोनों पीडीएफ इसमें कंबाइन करके हैं। स्टार्टिंग में आपको ग्लाइकोनोलॉजी का क्वेश्चन था जिसको हमने पहले करा दिए हैं। उसके बाद हम लोगों का इसमें जो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, दोनों मिला के जो मिडवाइफरी का है वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन और ये नोट्स, ये पीडीएफ आप सबको मिल चुका होगा। जिनको भी नहीं मिला है वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर नोट्स ले लीजिएगा। क्लास के जो मेनली ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा। उससे फ़ायदा होंगे कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बीटीएससी 10,709 एएनएम का भी अब नियुक्ति होने जा रही है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो क्लास किए हुए थे उन सब का रिजल्ट हुआ है, वो सब अब नौकरी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी नौकरी होगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, रिजल्ट होगा। अगर आपको जो नोट्स, जो क्लासेज करवाए जाते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, डेली आपकी क्लासेज होते हैं, नोट्स आपको मिल जाता है, क्लास नोट्स होता है वो भी मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं वो नए बैच में जुड़ जाइएगा, और जो अभी तक नहीं क्लास में जुड़े हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गर्भ अवस्था में सबसे सुरक्षित जो एंटी ट्यूबर क्लियर ड्रग्स है वो कौन सा है। ड्रग मतलब मेडिसिन का कहा जाता है। तो इसमें आपको कह रहा है कि गर्भ अवस्था में जो सबसे सुरक्षित एंटी ट्यूबर जो क्लियर जो ड्रग्स है वो कौन सा है। तो वो इसमें से, जैसे कि ऑप्शन आपको बहुत सारा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। एस्ट्रोपोटोमाइसिन या रिफाइम्सिन या एथाम्ब्यूटोल या आइसोनियाजिड। तो ये हम लोग पहले भी एक बार इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें सबसे जो सुरक्षित ड्रग्स माना जाता है वो कौन सा है। जो ड्रग है, ड्रग्स नहीं, ड्रग्स तो आप समझ लीजिएगा वो नशा वाला, ये मतलब कि ड्रग कहा जाता है जो मेडिसिन में केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना रहता है ना, इसलिए उसको ड्रग नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, आइसोनियाजिड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन को लेकर है कि निषेचन की क्रिया फ्लोपियन नलिका के किस भाग में होता है। कह रहा है कि निषेचन की क्रिया फ्लोपियन नलिका के किस भाग में होता है। जैसे कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिया है, एम्पुला, दूसरा है इस्थमस, और इसके बाद आपका तीसरा क्या है, इन्फर्ड्यूबलम। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो निषेचन की प्रक्रिया में फ्लोपियन नलिका किस भाग में होता है, तो एम्प्यूला में होता है। और आपको पता है कि भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में ही होते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अलग अलग मिले थे, और फ्लोपियन ट्यूब से ही अगला क्वेश्चन हमको आज देखने को मिला है कि निषेचन की प्रक्रिया में फ्लोपियन नलिका किस भाग में होता है। तो किस में होता है, एम्प्यूला में होता है। क्योंकि एक टर्म से जितना भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि किसका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा किसी को नहीं पता। आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे शिफ्ट होंगे। जैसे कि बीटीएससी 10,709 एएनएम का हुआ था, तो वो शायद 4 या 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो आप लोग का तो उससे भी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार सबका, एएनएम जीएनएम का भी। तो इस बार ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए आप लोगों को सभी टाइप से क्वेश्चन करके जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रसव पश्चात माँ के स्तन से होने वाला स्त्राव क्या कहलाता है। प्रसव के पश्चात माँ के स्तन से जो स्त्राव होता है उसको क्या कहे जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
और उसमें आपको पता है कि दूध में कोलेस्ट्रॉल की ही मात्रा होती है, और इन्हीं के लिए इन्हीं कारणों से जब बच्चे जन्म लेती है तो बच्चे को कहते हैं कि माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। और उस स्तनपान को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले कुछ क्लासों में किए हुए भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो प्रसव पश्चात जो माँ के स्तन से होने वाला स्त्राव को कहा जाता है क्या, कोलोस्ट्रम। क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से किसे प्रसव पूर्व जांच के लिए काम में नहीं लिया जाता है। कह रहा है कि इनमें से किसे प्रसव पूर्व काम में नहीं लिया जाता है, जैसे कि गर्भस्थ शिशु का रक्त, माता का रक्त, या डेसिडुआ मतलब कि डेसिडुआ या एमनियोटिक द्रव। तो किसको काम में नहीं लिया जाता है, मतलब प्रसव पूर्व जांच के लिए, प्रसव से पहले जांच के लिए कौन से काम में नहीं लिया जाता है, तो डेसिडुआ को प्रसव पूर्व जांच में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि भारत में मातृ मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है। मातृ मृत्यु दर मतलब कि बच्चे को जन्म देने के बाद या जन्म देने के दौरान वहाँ की जो मृत्यु हो जाती है, जिसे मैटरनल डेथ भी इंग्लिश में कहे जाते हैं। तो मतलब कि उसका सबसे बड़ा जो दूसरा रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला है रक्तस्राव, दूसरा है संक्रमण। तो संक्रमण दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है मातृ मृत्यु दर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य एमनियोटिक द्रव की प्रकृति होती है। सामान्य एमनियोटिक द्रव की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, रंगहीन एवं मैला। तो कैसा होता है, तो ये आपका कैसे हो जाए, तो ये आपका मतलब कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, इसलिए बी एंड सॉरी इसमें क्या कुछ कह रहा है कि सामान्य एमनियोटिक द्रव किस प्रकृति का होता है, तो ये आपका कैसा होता है, तो ये क्षारीय होते हैं, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है, रंगहीन और मैला होता है। तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर सही दिया गया है। अगला है कि अपरा की सबसे बाहरी झिल्ली, जो अपरा होती है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, एमनियोन या याक सेक या कोरियोन या कोटाइलेडॉन। तो क्या कहा जाता है, अपरा की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको कहे जाते हैं कोरियोन। क्या कहा जाता है, कोरियोन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो चुका है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण क्या माना जाता है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका सबसे प्राथमिक लक्षण क्या है, तो जो अनियमित महामारी होती है, मतलब कि एक तो नियमित रूप से महामारी होती है, मतलब कि कह रहा है कि मतलब कि आती है, लेकिन ये कह रहा है कि मतलब कि सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण क्या है, तो जो अनियमित महामारी होती है, महामारी जिसको कहा जाता है, तो वो मतलब कि सबसे बड़ा सर्वाइकल कैंसर का प्रथम लक्षण माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कर रहा है 175 नंबर क्वेश्चन कि गर्भ अवस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना क्या हो जाता है। गर्भ अवस्था के समय में
क्या होता है, जो सर्विक्स है वो मुलायमपन देखने को मिलता है, मतलब कि मुलायम हो जाता है। तो वो जो मुलायम होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जैक्वियर लक्षण, गुडेल्स लक्षण, या ओसिएंडर लक्षण, या हेगर लक्षण। तो क्या कहा जाता है इसे, तो इसको कहे जाते हैं गुडेल्स लक्षण। क्या कहा जाता है, गुडेल्स लक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी पहचान के लिए पेप जो समीयर की जांच की जाती है। कह रहा है किसकी पहचान के लिए पेप समीयर की जांच की जाती है, स्तन कैंसर के पहचान के लिए, मूत्राशय में कैंसर हो जाने से, मतलब मूत्राशय कैंसर, या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, या मलाशय कैंसर। तो किस कैंसर की पहचान के लिए पेप जो सीमियर है वो जांच किया जाता है, तो वो किस केस में किस कैंसर के दौरान किए जाते हैं, तो वो मूत्राशय कैंसर में क्या किया जाता है, पेप सीमियर की जांच की जाती है। मूत्राशय मतलब कि सॉरी, इसका ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर क्या हो जाएगा, तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि झिल्ली क्या कर रहा है कि झिल्ली के फटने के पश्चात नर्स के लिए प्राथमिक आकलन क्या होता है। जब झिल्ली फट जाता है तो जब आप लोग ड्यूटी पे जाइएगा तो आपका प्राथमिक आकलन क्या रहेगा, क्या चीज़ का पता लगाइएगा। सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा उसकी स्थिति में, प्रस्तुति, रक्तदाब का पता लगाना, या गर्भस्थ शिशु दर, जो गर्भस्थ शिशु दर है उसका पता लगाना, या पैल्विक जांच। तो क्या करिएगा, तो उस केस में उस मतलब कि झिल्ली के फट जाने के पश्चात नर्स को प्रथम जो आकलन किया जाना चाहिए वो है गर्भस्थ शिशु की हृदय दर। क्या चीज़ को, गर्भस्थ जो शिशु है उसको हृदय दर का आकलन सर्वप्रथम किया जाना चाहिए जब झिल्ली फट जाए उसके पश्चात। ये काम आप लोग का ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों के विकार है। कह रहे कि गर्भाशयी नलिकाओं और अंडाशयों के विकार इनमें से कौन है, तीव्र डिंबवाहिनी शोथ, या अस्थानिक गर्भावस्था, या अवर्ध। इसमें तो आंसरिंग कॉल्स नीचे दिया है, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि गर्भाशय नलिका व अंडाशयों के विकार में क्या क्या शामिल है, मतलब कि उसमें तीव्र डिंब वाहिनी का शोथ भी और अस्थानिक गर्भावस्था भी या अवर्ध भी। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, और आप लोगों को कुछ दिन पश्चात हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का क्लासेज ज़्यादा टाइम चलेंगे, और उसमें हम ज़्यादा से क्वेश्चन ट्राई करेंगे 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन एक दिन करने के लिए। उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। अभी धीरे धीरे आप लोगों का रनअप में ला रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ना उतना देर समझना सीखिएगा। धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन का टाइमिंग है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी बढ़ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी गर्भ अवस्था के दौरान रक्तस्राव के सामान्य कारण हैं, अकाल प्रसव, या अस्थानिक गर्भावस्था, या सम्मुखी अफरा। तो किसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान जो रक्तस्राव होता है वो सामान्य कारण होता है, तो किसके मतलब कि कारण, तो अल्प बिंबु जो अल्प बिंबाणु
रक्तता के कारण। तो करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन। गर्भ अवस्था की शुरुआती 6 महीना जो शुरुआती 6 महीना होता है उसमें कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? इसमें से कौन सा ऐसा संरचना है जो गर्भावस्था के शुरुआती 6 महीना नहीं सप्ताह है 6 सप्ताह में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम या प्लेसेंटा या जो डेसिडुआ है वो, या अम्बिलाइक्स। तो क्या है करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती है शुरुआती गर्भ अवस्था के दौरान, तो वो आपका हो जाएगा कार्प्स ल्यूटियम। क्या हो जाएगा? कार्प्स ल्यूटियम की संरचना ऐसा है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गायनेकॉइड या वास्तविक पेल्विक की आकृति होती है। गायनेकॉइड या वास्तविक पेल्विक की आकृति कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आकृति कैसा होता है? अंडाकार। कैसा होता है? तो अंडाकार इसकी गोलाकार आकृति होता है, अंडाकार नहीं गोलाकार आकृति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन इनमें से कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि दिया है कि गर्भ अवस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन या प्यूबर्टी में होने वाले गर्भाशयी संकुचन या गर्भ अवस्था में होने वाले हृदय संकुचन। तो क्या हो जाएगा? तो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहा जाता है जो किसमें संकुचन को? तो गर्भ अवस्था में होने वाली जो गर्भाशयी संकुचन होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। संकुचन समझते हैं ना, मतलब कि सिकुड़ना। जैसे कि ये है, ये अगर संकुचित होकर ऐसे हो गया, छोटा हो गया, संकुचन मतलब क्या? मतलब कि सिकुड़ना। अगला क्वेश्चन है कि एक 28 वर्षीय महिला की द्विपक्षीय सैलिंगोफेरेक्टोमी होती है, उसमें मतलब कि सर्जरी के लिए सूचित सहमति लेते समय उसका उल्लेखन करना महत्वपूर्ण होता है। जो सर्जरी किया जाता है उस स्थिति में 28 वर्षीय महिला को द्विपक्षीय सैलिंगोफेरेक्टोमी में, तो उस सर्जरी में मतलब कि वैसे सर्जरी सब में तो सहमति लिया जाता है, कारण की सहमति सर्जरी के लिए जो सूचित सहमति लेते समय किसका उल्लेखित किया जाता है? रक्तस्राव के खतरा होने का या तीव्र दर्द होने का मतलब उल्लेखन किया जाता है। बहुत सारा ऐसे सर्जरी होता है जिसमें कहा जाता है ना कि उसमें मतलब कि हम बचा भी पाएंगे, नहीं भी बचा पाएंगे, लेकिन इसमें मतलब कि क्या चीज़ का खतरा होती है वो मतलब कि बताया जाता है। तो जैसे कि रक्तस्राव, तीव्र दर्द, दीर्घकालीन निचली पीठ में दर्द या गर्भाशय क्षमता की हानि। तो इस स्थिति में इस सर्जरी के दौरान गर्भाशय जो क्षमता होती है, गर्भधारण करने की जो क्षमता होती है, गर्भधारण की जो क्षमता होती है उसकी हानि हो सकती है, उसका उल्लेखन पहले बता दिया जाता है। अगला है कि एक प्रसव पूर्व चेकअप के दौरान मरीज नर्स से पूछती है कि गर्भ अवस्था में होने वाली महामारी क्यों रुक जाती है। मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान जो महामारी है, जो MC जिसको बोलते हैं, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, वो क्यों रुक जाती है। तो नर्स द्वारा दिया गया श्रेष्ठ उत्तर इसमें से कौन सा होगा? तो आप सबको पता है जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो उसमें होने वाले जो महामारी है
वो रुक जाता है। माहवारी नेचुरल फेनोमेना है जो कि सभी स्त्रियों में नेचुरली होते हैं। अमूमन किसी को 22 किसी दिन, किसी को महीना भर, इस रेंज में होते हैं। लेकिन गर्भ अवस्था के दौरान जब तक गर्भधारण रहते हैं उस समय तक महामारी रुका रहता है। तो वही एक पेशेंट पूछ रहा है, एक मरीज़ पूछ रहे हैं नर्स से। आप लोग से तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जब ड्यूटी पे होंगे, तो आपको पता रहेगा तभी ना आप बता पाइएगा। तो मतलब कि देखिए नर्स क्या सटीक जवाब देता है कि कह रहा है कि अंडाशय द्वारा हार्मोन व प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण के कारण, या अंडाशयों द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण के कारण। तो हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वही मेनली इसका रीजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि अंडाशय के द्वारा हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन है उसके निर्माण के कारण। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।